सूरज अभी लंदन के सबसे एक्सक्लूसिव सड़कों में से एक पर मुश्किल से उगा ही था कि इन्वेस्टिगेटर एलेक्सी मास्ट्रॉम अपनी जगह ले चुका था, एक आलीशान हवेली से 20 मीटर दूर। ये हवेली लाखों पाउंड की कीमत की थी। वो एक भूत की तलाश में था, एक ऐसा शख्स जो इंटरनेट की सबसे ज्यादा देखी जाने वाली वेबसाइट में से एक को कंट्रोल करता था, लेकिन अपनी मौजूदगी का ऑनलाइन एक भी निशान तक नहीं छोड़ा था। जबकि मार्क जुकरबर्ग गवर्नमेंट के सामने गवाही दे रहे थे और एलॉन मस्क हर कदम पर सुर्खियों में थे। इंटरनेट के एडल्ट कंटेंट का राजा पूरी तरह से गुमनाम बना रहा। अगर आप उसका नाम गूगल करो तो लगभग कुछ भी नहीं मिलता, और जैसे ही सुबह की पहली किरणें हवेली की खिड़कियों पर पड़ती है, एलेक्सी अंदर हलचल महसूस करता है। महीनों की तलाश के बाद वो इंटरनेट के सबसे ताकतवर और हिडन पर्सनैलिटी में से एक से आमने सामने होने वाला है, लेकिन उसे ढूंढ पाना तो इस उलझी हुई कहानी का केवल एक हिस्सा है। असली सवाल तो यह है कि वो आदमी अपनी पहचान छुपाने के लिए इतने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तरीके क्यों अपना रहा था। कौन कौन सी अनएथिकल, अगर इवल ना भी बोले तो, एक्टिविटीज ने उसे ऐसी लग्जरियस लाइफस्टाइल दी, वो भी एकदम गुमनामी में रहकर। तो इन सवालों का जवाब एक ऐसी कहानी बताता है जिसमें था एक्सप्लॉइटेशन, कॉर्पोरेट साजिश और एक ऐसा दिन जब हजारों करोड़ों का एम्पायर गिरने वाला था। ये सब शुरू हुआ इस पल से, लंदन की एक शांत सड़क पर। देखो, इस आदमी की तलाश दिसंबर 2020 में शुरू हुई थी, जब ऑनलाइन एडल्ट कंटेंट की दुनिया में कुछ ऐसा हुआ जो पहले कभी नहीं देखा गया था। वीजा और मास्टरकार्ड, जो दुनिया की सबसे बड़े पेमेंट प्रोसेसर है, अचानक इंटरनेट की सबसे ज्यादा विजिट की जाने वाली वेबसाइट पी हॉप में से एक के साथ अपने रिश्ते तोड़ देते हैं। इस ड्रामेटिक कदम के पीछे न्यूयॉर्क टाइम्स की एक इन्वेस्टिगेशन थी जिसे निकोलस क्रिस्टोफ ने किया था। इस जांच में पता चला कि ये प्लेटफॉर्म असॉल्ट और अब्यूज वाली वीडियोस से भरा गया था। क्रिस्टोफ की रिपोर्ट में बेहोश महिलाओं पर असॉल्ट के वीडियोस, कंसेंट के बिना बनाई गई पोर्नोग्राफिक मटेरियल और उसमें माइनर विक्टिम्स का कंटेंट भी इंक्लूड था। इस आर्टिकल में ये भी कहा गया कि कुछ आदमी विक्टिम्स की आंखों को छूकर ये साबित करने की कोशिश करते हैं कि वो बेहोश है। इसी महीने फाइनेंशियल टाइम्स ने भी इस मामले पर रिपोर्ट जारी की, जब उनके रिपोर्टर्स गहराई से इस रहस्यमयी कंपनी माइंड गीक की तह तक पहुंचे तो उन्हें फुटनोट्स में एक अजीब और गरीब शख्स की झलक मिली। एक रहस्यमय बंदा जैसे छुपकर सारे खेल चला रहा हो, पर कोई नहीं जानता था कि असल में ये कौन है। कौन है ये बंदा जो कठपुतली की तरह माइंड गीक की विशाल एडल्ट कंटेंट की दुनिया को अपनी मर्जी से चला रहा है। फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक उसका नाम बर्नार्ड बर्गमेयर है, और उससे आगे उन्हें कुछ नहीं पता चला। ऐसा लग रहा था कि जैसे ये शख्स इंटरनेट के सबसे ताकतवर कंपनियों में से एक को कंट्रोल करने वाले का नाम 2020 में जानबूझकर मिटा दिया गया था। अगर उस वक्त आप गूगल पर इस अडल्ट कंटेंट किंग का नाम सर्च करते तो आपको सिर्फ एक ही रिजल्ट मिलता, जिसे गूगल वैक कहा जाता है। एक ऐसा रेयर इंटरनेट फिनोमेना जहां सर्च में सिर्फ एक ही रिजल्ट आता है। इतनी बड़ी ऑनलाइन मीडिया कंपनी को कंट्रोल करने वाले का नाम, किसी के लिए इस तरह की इनविजिबिलिटी लगभग नामुमकिन थी। आप विश्वास भी नहीं कर पाएंगे कि इस शख्स ने बिना किसी को पता चले कितना बड़ा एम्पायर खड़ा किया था। नाम जो तुमने देखा, पी हॉप, कोई ऐसी वैसी वेबसाइट नहीं थी। हम बात कर रहे हैं 3.5 अरब व्यूज की हर महीने, जो अमेज़न से ज्यादा पॉपुलर थी, यहाँ तक कि नेटफ्लिक्स से भी ज्यादा विजिट की जाती थी। और माइंडगीक, जो कंपनी पी हॉप के पीछे थी, वो सिर्फ एक साइट नहीं चला रही थी। पी हॉप एक विशाल डिजिटल एम्पायर का ताज था, जिसमें रेड ट्यूब, रियलिटी किंग्स, BRZ जैसे हर एक एडल्ट कंटेंट साइट शामिल थी। वो प्लेबॉय के डिजिटल कंटेंट से लेकर कई प्रोडक्शन स्टूडियोज तक सब कुछ मैनेज कर रहे थे।
कुल मिलाकर माइंडगीक के पास 15 टेराबाइट का डाटा हर दिन अपलोड होता था, जो नेटफ्लिक्स की पूरी कंटेंट लाइब्रेरी के आधे से भी ज्यादा था। जैसा कि आप सोच सकते हैं, इतने बड़े नेटवर्क के लिए कंटेंट मॉडरेशन बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। टिल 2020 के अंत तक कुछ भी अपलोड करने के लिए बस एक ईमेल आईडी चाहिए था। एक छोटी टीम मॉडरेटर्स से उम्मीद की जाती थी कि वो हर सेशन में लगभग 82,000 तक वीडियोस चेक करें। कुछ रिपोर्टर्स ने इसे लोगों के जीवन के साथ रशियन रोलेट खेलने जैसा बताया। और जब ये स्कैंडल सामने आया तो माइंडगीक को अपने प्लेटफॉर्म से 1 करोड़ से ज्यादा वीडियोस डिलीट करना पड़े और 30 मिलियन से ज्यादा पिक्चर्स। और फाइनेंशियल टाइम्स ने इसे इंटरनेट इतिहास की शायद सबसे बड़ी कंटेंट जब्ती बताई। खुलासा तो हो गया था, लेकिन कहीं ना कहीं पीछे वो आदमी था जो असल में माइंडगीक को कंट्रोल कर रहा था। वो ये सब होते देख रहा था। अगर आप छुप रहे हो और बड़े बड़े न्यूज़पेपर्स आपका नाम लेना शुरू कर दे तो ये बिल्कुल भी बढ़िया हालात नहीं होते। इसलिए बर्नार्ड की तलाश हर जगह जर्नलिस्ट के लिए एक सेक्रेड मिशन बन गई। खुद को उसकी जगह रख के देखो थोड़ी देर। तुम एक मिस्टीरियस रहस्यमय आदमी हो और तुम्हारे सामने एक मुश्किल फैसला है। पहला ऑप्शन, हर छोटी बड़ी बात पर फोकस करना। हमेशा अपने कंधे के पीछे देखने की आदत डाल लेना और सोचते रहना कि कहीं मुझे भागने की प्लानिंग तो नहीं करनी चाहिए। क्या मेरे दरवाजे पर कोई रिपोर्टर खड़ा है? अगर मेरा पर्दाफाश हो गया तो मेरे परिवार और मेरी इज्जत का क्या होगा? और दूसरा ऑप्शन ये है कि मैं आंखें बंद कर लूं और सोचूं कि कुछ हो ही नहीं रहा। तुम इस हालत में क्या करोगे? ऐसा नहीं कि तुम चुटकी बजाओ और सब कुछ गायब हो जाए। रोज की भाग दौड़ शायद तुम्हें पागल होने से बचाए रखे। उठो, कॉफी पियो, बच्चों को स्कूल भेजो, फिर कॉन्फ्रेंस कॉल्स, स्कूल की रूटीन्स। लेकिन अब बात कुछ अलग है जिसे तुम बस नजरअंदाज नहीं कर सकते। उससे अब हमेशा अपने कंधे के पीछे नजर बनाए रखना पड़ता था। लेकिन लकीली बर्नार्ड के लिए सब कुछ शांत रहा जब तक कि फरवरी 2021 नहीं आया। तब कैनेडियन संसद की एथिक्स कमेटी ने पीहब पर लगातार बच्चों के एक्सप्लॉयटेशन की शिकायतों की जांच शुरू कर दी। उन्होंने कंपनी के सीईओ से कड़ी पूछताछ करते हुए सबूत मांगे कि प्लेटफॉर्म कैसे काम करता है। एक सीईओ आखिरकार टूट ही गया और माना कि ज्यादातर मालिक वही है और उसका नाम है बर्नार्ड बर्गमेयर। उसके दोस्त बस उसे बैंड के नाम से जानते थे। लेकिन जैसे जैसे एमगीक के सस्पिशियस ओनरशिप का राज खुलता गया, कनाडा के ग्लोब एंड मेल न्यूज़पेपर ने कॉर्पोरेट रिकॉर्ड्स की तहकीकात शुरू कर दी। उन्होंने पाया कि बर्नार्ड का जन्म 1968 में ऑस्ट्रिया के लिंड्स के पास हुआ था। और भी दिलचस्प बात यह है कि वो शिकागो की यूनिवर्सिटी ऑफ बिजनेस स्कूल से पढ़ा था, जहां उसकी एक पिक्चर 2002 के एल्यूमिनाई मैगजीन में छपी थी। यह पिक्चर आखिरकार टॉर्टोइज नाम की ब्रिटिश न्यूज एजेंसी के इन्वेस्टिगेटर के पास पहुंची, जो गहराई से खबरों की रिसर्च करने के लिए जानी जाती है। छुपी हुई ताकतों की जांच में ये तस्वीर बहुत पिक्सेलेटेड थी। चेहरे इतने धुंधले थे कि जितना जूम करते उतना ही धुंधला हो जाता। लोग सोच रहे थे कि शायद वो नीले कपड़े और चश्मे वाला आदमी हो या फिर अच्छा सूट पहनने वाला, लेकिन कुछ भी पक्का नहीं था। अब इस आदमी की पहचान करने का दबाव बढ़ता जा रहा था। सोर्सेस कहते हैं कि पीहब में अब्यूज ऑफ कंटेंट, जिसमें सेक्सुअल असॉल्ट के वीडियोस और अंडरएज विक्टिम के वीडियोस भी शामिल थे। इन मामलों में कुछ विवरण बहुत ही डरावने थे। एक एलिज्ड विक्टिम सेरेना फ्लेट्स एक होनहार स्टूडेंट थी जिसने कभी किसी लड़की को किस तक नहीं किया। उसका जबरदस्ती एक वीडियो बनाया और उसे पता भी नहीं था कि ये वीडियो पीहब पर ऐसे टाइटल के साथ वायरल हो जाएगा। 13 साल की ब्रुनेट कैमरे के लिए पोज देती हुई। 4 लाख से ज्यादा लोगों ने ये वीडियो देख लिया, जिनमें उसके क्लासमेट्स भी थे। डरी हुई बेचैनी में सेरेना ने अपनी माँ का झूठा प्रोफाइल बनाकर पीहब से वीडियो हटाने की अपील की, लेकिन कंपनी ने यह वीडियो हफ्तों तक ऑनलाइन रहने दिया। और जब भी इसे हटाया गया
कुछ समय बाद फिर वापस आ जाता। आप देखो, ये माइंड गेम सिर्फ इन वीडियोस को होस्ट नहीं कर रहा था। रिपोर्ट्स में बताया गया कि वो इनसे एक्टिवली प्रॉफिट्स कमा रहा था, अपनी वेबसाइट्स के नेटवर्क में शेयर करके रेवेन्यू को मैक्सिमाइज कर रहा था, जिसकी सालाना कमाई लगभग आधे अरब के करीब थी। और फिर आया अगला बड़ा मोड़। हॉलीवुड हिल्स में एक धूमधाम से भरी पार्टी के दौरान, जहां एक्टर्स, सेलिब्रिटी और लॉस एंजलिस के एलाइट लोग मौजूद थे, डिजाइनर कपड़ों और परफेक्ट स्माइल्स के बीच एक आदमी अलग चमक रहा था। वो वहां सिर्फ अपनी फेम की वजह से नहीं था, बल्कि अपनी पहचान से भी था। वहां वो एक कॉस्ट्यूम में था, बड़े बड़े लोगों के बीच बिना किसी फिक्र के जी रहा था। लेकिन पार्टी में मौजूद किसी को भी अंदाजा नहीं था कि ये एक डिजिटल फुटप्रिंट जो एक्टर माइकल टे ने लिया था, उसकी छुपी हुई असलियत खोलने की चाबी साबित होगा। और साथ ही एडल्ट कंटेंट किंग की तलाश ने एक नया मोड़ लिया था। जब इन्वेस्टिगेटर्स ने फोटो के टैग्स को और गहराई से देखा तो उन्हें एक फेसबुक प्रोफाइल मिली जो इन तस्वीरों से जुड़ा था। हैरानी की बात यह है कि उस प्रोफाइल पर सिर्फ 6 ही फेसबुक फ्रेंड थे, लेकिन ये 6 दोस्तों में इन्हें एक महिला मिली जिसका नाम था प्रा, जो एक ब्राजीलियन मॉडल थी, जो बाद में पता चला कि बर्गमैन की पत्नी है, जबकि उसका पति डिजिटली इनविजिबिलिटी की कला में माहिर था। प्रा इंस्टाग्राम पर काफी एक्टिव रहती थी। उसके अकाउंट पर लग्जरी दिखती थी, खास तौर पर शनल के ड्रेसेस और डिजाइनर कपड़े, बड़े बड़े हीरे और फॉरेन जगह पर यॉट्स की ट्रिप्स। लेकिन उसके इंस्टाग्राम बायो में एक शब्द ने इन्वेस्टिगेटर का ध्यान खींचा, लंदन। कॉर्पोरेट खोज में पता चला कि बर्गमैन चाइना में रह रहा था, जो बिल्कुल भी समझ नहीं आया। किसी कैनेडियन कम चलाने वाला बंदा उस देश में क्यों रह रहा होगा जिसका उसके बिजनेस से कोई लेना देना ही नहीं था। असली दिक्कत ये थी कि प्रिसिला, उसकी पत्नी, का इंस्टाग्राम बिल्कुल मददगार नहीं था। वो चमचमाती फोटोज बस बेकार थी, क्योंकि इंस्टाग्राम सारी लोकेशन की जानकारी हटा देता है, जिससे इन्वेस्टिगेटर के पास सिर्फ लग्जरी वाली पिक्चर्स बचती थी। लेकिन अच्छी बात यह है कि उनकी लगातार कोशिश रंग लाई जब प्रिसिला का पर्सनल ब्लॉग मिला, जिसमें बिल्कुल वही तस्वीरें थी। और यहीं से कहानी दिलचस्प हो गई। ब्लॉग ने एक्सेसिव मेटाडाटा साफ नहीं किया था। एक फोटो में सिर्फ लोकेशन नहीं थी, बल्कि एकदम सही एड्रेस भी दिख रहा था, वो भी लंदन के सबसे एक्सक्लूसिव इलाकों में से एक में। एक डेवलपमेंट कंपनी ने अभी अभी वहां की रेनोवेशन पूरी की थी, और प्रॉपर्टीज के अंदर की पिक्चर्स वही थी जो प्रिसिला के ब्लॉग में थी। अब तक एडल्ट कंटेंट किंग की तलाश का एक नाम था, और अब एक पता भी मिल चुका था। लेकिन बर्गमैन हमेशा भूत नहीं था। पहले वो एक किसान का बेटा था, खूबसूरत ऑस्ट्रियन शहर से। अपनी 30 की उम्र के आसपास वो पहले ही अपने परिवार के खेत से लेकर शिकागो यूनिवर्सिटी के बिजनेस स्कूल के बड़े हॉल तक एक अजीब गरीब सफर तय कर चुका था। जाहिर सी बात है कि वो काफी टैलेंटेड और होशियार था। उसने अपनी गर्मी की छुट्टियों का समय इंटरनेशनल बैंक, गोल्डन सैक्स और एक प्रेस्टिजियस कंसल्टेंसी कंपनी मैकेंजी के बीच बिताया। उसके एक क्लासमेट ने कहा बर्गमैन ये काम कर ही नहीं सकता था, और वो भी हैरान थे कि बर्गमैन ने अपना छुपा हुआ एम्पायर कैसे बनाया। समझो, बर्गमैन अपने साथी लोगों की तरह ट्रेडिशनल फाइनेंस में दिलचस्पी नहीं रखते थे। ये बात थी 2000 के शुरुआत या बीच के समय की। इंटरनेट लगभग हर चीज बदल रहा था, और एडल्ट कंटेंट भी इससे अलग नहीं था। उस वक्त पे साइट्स गड़बड़ भरे डायरेक्टरी जैसी थी। ज्यादातर कंटेंट अभी भी स्टिल इमेजेस थे, और खराब क्वालिटी वाले वायरस से भरे डाउनलोड्स आम थे। फिर अचानक यूट्यूब आया, जिससे वीडियो होस्टिंग बहुत आसान हो गई, और एडल्ट इंडस्ट्री हमेशा के लिए बदलने वाली थी। इससे एक नया गोल्ड रश शुरू हुआ, जिसमें बर्गमैन एक अहम खिलाड़ी बनकर उभरा। लेकिन वह इस गेम का अकेला बड़ा शख्स बिल्कुल नहीं था, और ये समझने के लिए कि वो इतना इनफेमसली पावरफुल कैसे बना, हमें टाइम में थोड़ा ज्यादा पीछे जाकर देखना पड़ेगा। अब मिलिए फैबियन थॉमैन से, एक जावा प्रोग्रामर
जिन्हें एडल्ट कंटेंट की दुनिया का मार्क जुकरबर्ग कहा जाता है। जब बाकी लोग अभी भी प्रोफाइल पिक्चर अपलोड करना सीख रहे थे, फैबियन 90s के अंत में पूरी इंडस्ट्री का रूप बदल रहे थे। उन्होंने ऐसा सॉफ्टवेयर बनाया जो यूजर्स के ऑनलाइन बिहेवियर को ट्रैक कर सकता था और टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री में धूम मचा दी। मुझे ये प्रॉफिट्स देखकर बिल्कुल मजा आ गया और फैबियन इन प्रॉफिट्स से एडल्ट कंटेंट वेबसाइट्स खरीदना शुरू कर दिया और 2010 तक उसकी कंपनी, जिसका नाम मैनविन था, ने सबसे बड़ा कदम उठाया। उन्होंने मॉन्ट्रियल बेस्ड ग्रुप पी हब को $140 मिलियन में खरीद लिया। फैबियन को इंडस्ट्री में एक मौका मिला जिससे उसने अपने बढ़ते हुए मोनोपोली को मजबूत किया। जब उसने पी हब खरीद लिया तो उसने जल्दी ही एक जबरदस्त एक्सपेंशन की स्ट्रेटेजी अपनाई और सारी छोटी बड़ी एडल्ट एंटरटेनमेंट कंपनी खरीदना शुरू कर दी। कोई भी चीज उसके लिए बंद नहीं थी, लेकिन अपने प्रेडेसर से अलग वो रिस्पेक्ट चाहता था। उसने ऑफिशियल कंटेंट लाइसेंस हासिल किए ताकि पुराने ट्रेडिशनल इंडस्ट्री की नाराजगी से बच सके, जो मुफ्त डिजिटल एडल्ट कंटेंट के बढ़ने से बिल्कुल खुश नहीं थे। उसने यहाँ तक कि कुछ पॉलिटिशियंस के साथ डील भी करना शुरू कर दी, लेकिन आखिरकार उसे ऐसा करते करते इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ने लगी और 2011 में उसने 125 प्राइवेट इन्वेस्टर से भारी भरकम $362 मिलियन उधार लिए, जो गोल्डमैन सैक्स और जेपी मॉर्गन जैसी कंपनियों से थे, और सभी को बड़े प्रॉफिट्स और महीने के करीब $60 मिलियन का ब्याज का वादा लुभा रहा था। फैबियन ने कहा कि इंटरेस्ट बहुत ज्यादा थे, इतने कि अगर मैं आपको बताऊं तो आप हैरान रह जाएंगे और मुझे पागल समझेंगे। उसी समय अटलांटिक के उस पार ऑस्ट्रिया में एक और बड़ा एडल्ट कंटेंट पावर प्लेयर उभर रहा था। इसे रेड ट्यूब कहा जाता था, जिसे 2006 में स्टूडेंट स्टीफन जैगर और माइकल पोल ने बनाया था। जल्द ही ये साइट रातों रात हिट हो गई और इसकी कमाई हर 3 साल में दुगनी हो रही थी। ये सिर्फ एक महीने में $229,000 यानी 2 करोड़ से ज्यादा का प्रॉफिट्स कमा रहे थे। और उस वक्त कंपनी में सिर्फ 4 लोग काम करते थे और उन्होंने एडवर्टाइजमेंट्स पर कुछ भी खर्च नहीं किया था। जब पैसा आना शुरू हुआ तब स्टीफन जैगर ने कंपनी छोड़ने का फैसला किया, क्योंकि उसकी नई रिलीजियस गर्लफ्रेंड ने उसे बाहर निकलने के लिए दबाव डाला। तभी एक समझदार नया ऑस्ट्रियन इन्वेस्टर सामने आया और वो आदमी था बर्गमेयर। यहीं से कहानी दिलचस्प हो जाती है। देखो, रेडू फैबियन की कंपनी मैनविन को बेचा गया, जो ऑनलाइन एडल्ट कंटेंट की सबसे बड़ी कंपनी बन चुकी थी। उनका एम्पायर लगभग अनस्टॉपेबल लग रहा था, लेकिन 2012 में जर्मन प्रोसिक्यूटर्स ने फैबियन पर टैक्स चोरी का केस लगाया। फिर उसे मजबूर होकर वो कंपनी 2 सीनियर एग्जीक्यूटिव्स को बेचनी पड़ी। उसी पी हब के वही एग्जीक्यूटिव जिनका हमने पहले जिक्र किया था, जिन्होंने बाद में पूरी कंपनी का नाम बदलकर माइंडगीक रख दिया था। इन एग्जीक्यूटिव्स ने माइंडगीक को काफी मजबूत बना दिया था। उन्होंने बड़े डेटा का इस्तेमाल करके अपने व्यूअर्स को बेहतर समझा और ज्यादा अट्रैक्टिव कंटेंट पेश किए। 2019 में न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी लॉ रिव्यू में एक आर्टिकल में कहा गया कि कंपनी की डेटा ड्रिवन कंटेंट स्ट्रेटेजी नेटफ्लिक्स से कहीं ज्यादा एडवांस थी, जो व्यूअर्स के बिहेवियर को देखकर ये तय करती थी कि किस तरह का कंटेंट बनाया जाए। और यहीं पर बर्गमेयर का असली हाथ सामने आया। रेड ट्यूब बेचने के बाद कई कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल डील्स हुई, जिसके जरिए उस माइंडगीक में मेजॉरिटी स्टेक हासिल कर ली। वो भी बिल्कुल छुप कर। कैसे किया ये अभी भी थोड़ी मिस्ट्री बनी हुई है, लेकिन कनाडा के ग्लोब एंड मेल का कहना है कि बर्गर माइंडगीक की 48 सब्सिडियरी कंपनी में से कई का मेजॉरिटी ओनर था, जिसमें से एक कंपनी आरटी होल्डिंग्स में उसका 59% हिस्सा था, जो रेड ट्यूब की ओनर थी। इस नेटवर्क में सबसे कीमती कंपनी में से एक, क्योंकि माइंडगीक सिर्फ अपने बिजनेस को इंटरनेशनल लेवल पर बढ़ाने पर ही नहीं था, बल्कि असली में वो लोग पूरी ताकत से टैक्स छुपाने में लगे हुए थे। हर जगह टैक्स के ऐसे रूल्स थे जो माइंडगीक को ज्यादा प्रॉफिट रखने में आसानी देते थे।
शायद ये जानबूझकर किया गया था, क्योंकि माइंडगीक के आसपास जो कियोस्क था उससे पैसों का पता लगाना लगभग इम्पॉसिबल हो गया था। ये पूरी इंडस्ट्री उन लोगों के लिए बिल्कुल परफेक्ट थी जो पब्लिक से छुपे रहना चाहते थे और पीछे से खूब पैसा कमाना चाहते थे। जैसा कि अब हम जानते हैं, माइंडगीक के 2 मेन ओनर सिर्फ एक बड़े आइसबर्ग की टिप थे। वो अपने अननोन सुपर रिच ओनर्स का रिप्रेजेंटेशन करते थे, जिनके बारे में स्वीकार करना तो दूर की बात थी, वो लोग खुद को भी पब्लिकली इंडस्ट्री के साथ जुड़े होने से मना करते थे। आखिरकार ये हंट अपने क्लाइमैक्स तक पहुंच ही गई थी जब लंदन की उस गली में सुबह हुई। इन्वेस्टिगेटर एलेक्सी मास्ट्रोम सिर्फ एक छुपे हुए अरबपति का सामना करने के लिए नहीं खड़े थे, बल्कि वो उस इंडस्ट्री को अकाउंटेबल बनाना चाहते थे जो बहुत लंबे समय से शैडोज में काम कर रही थी। अब सोचो, एक ऐसा आदमी जिसके बारे में रिपोर्टर्स का कहना था कि उसने अपनी फॉर्च्यून बनाई मिलियंस ऑफ लोगों के सबसे इंटीमेट मोमेंट्स ऑनलाइन एक्सपोज करके, और वो भी बिना उनकी कंसेंट के। और वो आदमी खुद अपनी जिंदगी को प्राइवेट रखने के लिए कई एक्स्ट्राऑर्डिनरी कदम उठाता था। इस महल की दीवारों के पीछे एक आदमी रहता था जिसकी कंपनी ने 2018 में $460 मिलियन की कमाई की थी। विक्टिम्स का आरोप था कि पैसे कमाने के लिए उनकी तकलीफों को बिल्कुल ही नजरअंदाज कर दिया गया। सुबह 8:30 बजे महल के पर्दों के पीछे हलचल हुई। और आखिरकार बगमैर बाहर आया। उसने डेड जीन्स पहनी थी, जो एक एडल्ट कंटेंट मीडिया टाइकून से उम्मीद की जा सकती थी। उस आदमी के लिए जो इतने लंबे समय तक छुपे रहने में तो कामयाब रहा, लेकिन ये पल उन सालों की छुपी छुपाई पहचान को सेकंडों में मिटा दिया। मिस्टर बगमैन, जर्नलिस्ट ने पुकारा, और वो अरबपति वहीं जम सा गया। और उस पल उसके चेहरे पे जो हैरानी थी, वो खुद अपनी कहानी बता रही थी। ये एहसास कि उसकी प्राइवेसी आखिरकार टूट चुकी है। जर्नलिस्ट ने कहा, माफ़ कीजिएगा आपके घर में तकलीफ देने के लिए। मैं बस ये जानना चाहता था कि मैं आपसे माइंडगीक के बारे में कुछ सवाल पूछ सकता हूँ। जर्नलिस्ट ने सीधा सवाल पूछा, कंपनी के खिलाफ जो इल्ज़ाम लग रहे हैं उन पर आप कुछ कहना चाहेंगे? उन वीडियोस के बारे में जिन्होंने लोगों की ज़िंदगी तबाह कर दी? और सामने से आया खामोशी। बगमैर अपनी सीक्रेसी वाली रेपुटेशन पर खड़ा उतरता हुआ एक शब्द तक नहीं बोला, सिर्फ उसके चेहरे का गुस्सा दिखा रहा था। फिर बिना एक सेकंड गवाए वो पलटा और अंधेरों में गायब हो गया। और वो सवाल खाली हवा में गूंजते रह गए। और वो था उसका पहला और आखिरी सामना दुनिया से। उसके बाद हम सिर्फ सोच सकते हैं क्या गुजरी होगी उसके दिल पे जब उसने अपने पीछे वो दरवाज़ा बंद किया होगा। वो सुबह जो बस एक आम सी शांत शुरुआत होनी थी, अब उसकी सांसें भारी हो गई थी। उसको अपने दिमाग में जो कुछ उसने किया था उससे अपनी पत्नी और बच्चों को समझाना था। जो लोग उसे जानते थे कहते थे कि वो आखिरी आदमी होगा जिसका इस इंडस्ट्री से कोई लेना देना होगा। हर साल वो ऑस्ट्रिया के वाइन फार्मिंग में मदद करने जाया करता था, बिल्कुल वैसे ही जैसे अपनी जवानी में करता था, हमेशा अपनी पहचान वाले सफ़ेद शर्ट और जीन्स में। उसके पास कम से कम 103 हेक्टेयर जमीन थी, ज्यादातर खेती की और कुछ जंगल भी, घर और एक शानदार फार्म हाउस थे। और जर्नलिस्ट को बर्ग के कैजुअल एटीट्यूड से डिसअपॉइंटमेंट हुई। हालांकि ये इनफेमस क्लैश कुछ ही सेकंड का था, पर इसका इम्पैक्ट पूरी इंडस्ट्री में फील किया गया। कुछ ही महीनों में माइंडगीक पर वॉर शुरू हो गई। मुकदमों में आखिरकार बगमैर को आरोपी बनाया गया और उसकी ब्राजीलियन वाइफ प्रिसिला ने संडे टाइम्स को बताया कि वो चाहती है कि वो कंपनी से अपने रिलेशंस खत्म कर दे। उन्होंने प्रेस से कहा, सच कहूँ तो मुझे इसके बारे में पता ही नहीं था। अब्यूज एंड एक्सप्लॉयटेशन के एलिगेशंस के बारे में पूरी तरह से वो अनजान थी। उसने मुझसे बस इतना कहा था कि काश वो इन सब में नहीं होता। अब उसके बच्चे हैं, हम में से कोई भी ये चाहता नहीं। हम सब चाहते हैं कि सब कुछ सही हो जाए। यहाँ तक कि खुद बर्ग की पत्नी भी उसके काम की असलियत से अनजान थी। अगर ऐसा है तो ये चीज दिखाती है कि वो अपनी बिजनेस और पर्सनल लाइफ को कितनी अच्छी तरह अलग रखता था। किसी भी हाल में जो दूरी उसने पहले बनाई थी वो अब पूरी तरह खत्म हो चुकी थी।
साथ ही पब्लिक का दबाव भी बढ़ता जा रहा था। खासकर मैगजीन न्यूयॉर्कर ने फिर एक बार पी-हब पर एक्सप्लॉयटेशन और अब्यूज का ब्रूटल एक्सपोज किया, जिससे 2023 में एमगीक के कई एग्जीक्यूटिव्स को रिजाइन देना पड़ा। इसके कुछ ही समय बाद कंपनी बेच दी गई, माइंडगीक का नाम बदलकर आइलो कर दिया गया। और लेकिन दूसरों की कहानियां कुछ और ही बताती है। सीरीना जैसे लोगों के लिए कोई रीब्रांडिंग तबाही को मिटा नहीं सकती। अकॉर्डिंग टू सोर्सेस, वो मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम से स्ट्रगल कर रही थी, बेघर हो गई थी, स्कूल छोड़ दिया था और नशे की लत से लड़ रही थी, और वो उन हजारों में से एक थी। आज करीब 300 विक्टिम्स ने मिलकर 25 से ज्यादा मुकदमे एमगीक के खिलाफ किए हैं, जिनमें कुछ बहुत ही भयानक एलिगेशन। लेकिन ये स्कैंडल माइंडगीक को रोक नहीं पाया, बल्कि फैलता ही गया। अब मुकदमा वीजा, हेज फंड्स जैसे रेडवुड कैपिटल मैनेजमेंट और सीबैक कैपिटल के खिलाफ फाइल किया गया है, जिस पर एलिगेशंस है कि उन्होंने जानबूझकर चाइल्ड एक्सप्लॉयटेशन को फंड किया और साइट के लिए पेमेंट प्रोसेसिंग में इन्वेस्ट कर प्रॉफिट कमाया। अब माइक बी, जो डिकेड्स तक वॉल स्ट्रीट के दिग्गजों के डिफेंड करते रहे, अब माइंडगीक एम्पायर के खिलाफ एक सबसे बड़े केस को लीड कर रहे हैं। माइक बी का इंटरेस्ट सिर्फ माइंडगीक के कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर और के अंदर फंसे विक्टिम्स में नहीं था, बल्कि इसको फाइनेंस करने वाले लोगों पर भी। और कुछ सबसे बड़े इंस्टीट्यूशंस अपना पैसा ऑनलाइन एडल्ट कंटेंट में पुश कर रहे हैं। तो इस काले खेल के शायद और भी पहलू हैं। मीनवाइल माइंडगीक अपनी कंपनी को रीइन्वेंट करने की कोशिश कर रहा है। अब बर्गमैन पर्सनल लॉसूट्स का सामना कर रहा है और उनकी वाइफ पब्लिकली डिमांड कर रही है कि वो कंपनी से अपना कनेक्शंस कट करे। इसलिए इस आदमी की खोज में सिर्फ एक ही चेहरा सामने आया है, जो इस बेशुमार दौलत के पीछे है। लेकिन इस ग्लोबल बिजनेस नेटवर्क की शैडोज में अनगिनत और लोग इस एक्सप्लॉयटेशन से फायदा उठा चुके हैं, जिनके नाम शायद कभी सामने नहीं आएंगे। इस बंदे की कहानी शायद तो बस शुरुआत है एक बड़े अकाउंटेबिलिटी की, जो शायद टॉप मोस्ट पावर सर्कल्स तक भी जा सकता है। थैंक यू एवरीवन।